नमस्कार सभी को। आज के इस सेशन में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो बायोलॉजी बेसिक्स का सेशन चल रहा था जिसमें हम लोग इंटरफेस को पहले ही पढ़ चुके थे। आज के क्लास में हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में देखेंगे और उससे पहले थोड़े माइटोसिस और मियोसिस को इंटरफेस को थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग माइटोसिस और मियोसिस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर चलने वाला है वो दो पार्ट्स में चलेगा। कितने पार्ट्स में चलेगा? दो पार्ट्स में, जिसमें पार्ट वन में हम लोग माइटोसिस के बारे में देखेंगे और लेक्चर के पार्ट टू में हम लोग मियोसिस के बारे में देखेंगे। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। पार्ट वन में सिर्फ हम लोग माइटोसिस को देखेंगे और पार्ट टू में हम लोग मियोसिस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को शुरू करने से पहले हमारे लास्ट क्लासेस के लेक्चर्स को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेल साइकिल चल रहा है। क्या चल रहा है? सेल साइकिल। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल साइकिल होता है ये बेसिकली दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। जिसमें एक का नाम है इंटरफेज और दूसरे का नाम है एम फेज। एक का नाम है इंटरफेज और दूसरे का नाम है एम फेज। आपको याद ही होगा, हमने इंटरफेस को पहले ही देख लिया था, हमने इंटरफेस के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। आपको याद होगा कि इंटरफेस जो है ये फर्दर तीन फेज में डिवाइड होता है। एक का नाम है G1, एक का नाम है S और एक का नाम है G2। और G2 फेज जैसे ही खत्म होता है हमारा M फेज स्टार्ट हो जाता है। कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है? M फेज। इसके बाद हम लोग M फेज के बेसिक आइडिया को कवर कर चुके थे। हमें पता था कि M फेज जो होता है ये भी फर्दर दो फेजेस में डिवाइडेड होता है। एक का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस, एक का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। इन सब के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पहले पिछले क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखना है। मेरे प्लेलिस्ट में पिछला क्लास भी आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कैरियोकाइनेसिस था वो कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर चार फेज में डिवाइडेड होता है। जिसमें पहले फेज का नाम है प्रोफेज। पहले फेज का क्या नाम है? प्रोफेज। फिर आता है हमारा मेटाफेज। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज और मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? एनाफेज। और एनाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? टीलोफेज। कौन सा फेज? टीलोफेज। ठीक है, और टीलोफेज के बाद आपका होता है साइटोकाइनेसिस। चलिए एक बार फिर से हम लोग सेल साइकिल को बनाते हैं और देखते हैं हमारा सेल साइकिल कैसे होता है। ठीक है, सेल साइकिल में हमें पता है सबसे पहले तो इंटरफेज होगा। सबसे पहले कौन सा फेज होगा? इंटरफेज। इंटरफेज में सबसे पहले G1 होगा, G1 के बाद S होगा और S के बाद G2 होगा। सबसे पहले क्या होगा? G1 होगा, G1 के बाद S होगा, S के बाद G2 होगा। G2 के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा M फेज। कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? M फेज। और M फेज में पहले तो आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में भी सबसे पहले होगा प्रोफेज। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल हमारे सेल साइकिल में। देखिए कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले जो हमारा फेज होगा उसका नाम है प्रोफेज। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग पूरा लिखिएगा। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है? मेटाफेज। और मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आता है? एनाफेज। और एनाफेज के बाद आता है आपका टीलोफेज। कौन सा फेज? टीलोफेज। और टीलोफेज के जस्ट बाद हो जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस। तो बेसिकली हम लोग पिछले क्लासेस में G1, S और G2 को पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे। साथ ही में हमने लास्ट क्लास बिल्कुल इसके पहले वाले लेक्चर में माइटोसिस और मियोसिस का एक बेसिक आइडिया ले लिया था। उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। आपको पता होगा कि माइटोसिस होता है, इस माइटोसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं इसे हम लोग। ठीक है, अब इक्वेशनल डिवीजन को हिंदी में क्या कहा जाता है? इस माइटोसिस को हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन। आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, ध्यान से देखिए, हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते हैं। यहाँ पे माइटोसिस को दूसरा नाम क्या दिया गया है? इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई डिप्लॉयड सेल डिवाइड कर रहा है और डिप्लॉयड सेल अगर कोई माइटोसिस कर रहा है, अगर कोई डिप्लॉयड सेल माइटोसिस कर रहा है तो वो इससे दो सेल्स बनेंगी। डिप्लॉयड सेल के माइटोसिस से दो सेल्स बनेंगी और दोनों सेल्स डिप्लॉयड होंगी। क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगे। क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 6 था तो उनके डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम का नंबर 6 ही रहेगा। अब ये कैसे रहता है, कैसे पॉसिबल है, ये हम लोग लास्ट क्लास में अच्छी तरह से देख चुके थे। हमें पता था कि माइटोसिस के समय क्रोमोसोम नहीं अलग होता है, क्रोमोसोम का केवल क्रोमेटिड अलग होता है। क्रोमोसोम का क्या अलग होता है?
क्रोमेटिड अलग होता है। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये पूरा ये मान लीजिए आपका क्या है, क्रोमोसोम है। तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम, ये कितना क्रोमोसोम है, एक। अब जब इस एक क्रोमोसोम को हम लोग, इस एक क्रोमोसोम में आपका दो क्रोमेटिड है, कितने क्रोमेटिड है, दो। और माइटोसिस के समय क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाता है और दो अलग अलग सेल्स में चला जाता है। तो इससे आपको क्या पता चला, इस सेल के पास अभी कितना क्रोमोसोम रहा, एक। और इस सेल के पास कितना क्रोमोसोम रहा, एक। इस सेल के पास कितना क्रोमोसोम है, एक। तो एक सेल माइटोसिस डिवीजन के वक्त ऐसा ही होता है, उसके क्रोमेटिड अलग हो जाता है। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछला क्लास में जाइए, उस क्लास को अच्छा से देखिए, उसके बाद इस क्लास में आइएगा, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ा हुआ है वो लोग आगे बढ़ो। इधर ध्यान से देखो कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है। क्रोमोसोम का नंबर क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। और दूसरी बात, हमने माइटोसिस के बारे में क्या पढ़ा था कि माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी पॉसिबल है, डिप्लॉयड सेल में भी पॉसिबल है, और माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी पॉसिबल है। हैप्लॉयड सेल माइटोसिस से दो हैप्लॉयड सेल मिलेगा, और डिप्लॉयड सेल के माइटोसिस से दो डिप्लॉयड सेल मिलेगा। डिप्लॉयड सेल के माइटोसिस से कितने डिप्लॉयड सेल मिलेंगे, दो डिप्लॉयड सेल मिलेंगे, और हैप्लॉयड सेल के माइटोसिस से दो हैप्लॉयड सेल मिलेंगे। आते हैं हम लोग मियोसिस की ओर। हम लोग किसकी ओर आते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे मियोसिस का। किसके बारे में बात करेंगे, मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान से सुनिएगा, इसे क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्ध का मतलब क्या होता है, हिंदी में अर्ध का मतलब आधा होता है, आधा मतलब रिडक्शनल, ठीक है। तो मियोसिस को इंग्लिश में एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहा जाता है इसे, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, रिडक्शनल डिवीजन। अब इसे रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसमें कोई सेल डिवाइड होकर दो नया सेल बना रहा, तो उसके पेरेंट सेल और प्रोजेनी सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई डिप्लॉयड सेल है और उसमें क्रोमोसोम का नंबर 6 है। कितना है, 6 है। जब ये सेल डिवाइड करेगा तो बेसिकली मियोसिस दो बार होता है। कितना बार होता है मियोसिस, दो बार। मियोसिस 1 जब होगा तो ये डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर इसका आधा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेल डिप्लॉयड था, लेकिन जब इसने मियोसिस 1 किया तो डिप्लॉयड से हो गया हैप्लॉयड, डिप्लॉयड से क्या हो गया, हैप्लॉयड। यहाँ पे भी सेल डिप्लॉयड था और डिप्लॉयड से क्या हो गया, हैप्लॉयड। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे कितना हो गया, 3। यहाँ पे कितना हो गया, 3। इसके बाद इसका मियोसिस 2 होगा, इसका क्या होगा, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 के बाद ये दो हैप्लॉयड सेल को प्रोड्यूस करेगा, दो हैप्लॉयड सेल को प्रोड्यूस करेगा, और उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, 9 n=3। यहाँ पे भी n=3 रहेगा। तो ठीक है, ये हम पिछला क्लास को बेसिकली रिवाइज करा थे। तो आपको एक बात इससे क्या पता चलता है कि मियोसिस केवल डिप्लॉयड सेल में पॉसिबल है, हैप्लॉयड सेल में मियोसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मियोसिस में आपका क्रोमोसोम का नंबर क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। अगर कोई सेल पहले से हैप्लॉयड है, यानी उसमें क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे बांटेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जोड़ा में था इसीलिए इसका मियोसिस पॉसिबल है। ये 2n था इसीलिए इसका n हो पाया। n मतलब सिंगल और 2n मतलब क्रोमोसोम जोड़ा में। समझ में आया। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिप्लॉयड सेल का मियोसिस पॉसिबल है और हैप्लॉयड सेल का मियोसिस पॉसिबल नहीं है। और आपको इससे क्या, एक और क्या बात पता चला कि एक सेल के मियोसिस से, एक सेल के मियोसिस से 4 डॉटर सेल मिलते हैं। कितने डॉटर सेल मिलते हैं, 4 डॉटर सेल। लेकिन एक सेल के माइटोसिस से आपको 2 डॉटर सेल मिलेंगे। कितने डॉटर सेल मिलेंगे, 2। तो हम लोग ये सब पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे, हमें याद होगा। आप मेरे को जवाब दीजिए, अभी ध्यान से जवाब दीजिए कि माइटोसिस के वक्त क्रोमोसोम अलग होता है कि क्रोमेटिड अलग होता है। अरे जल्दी बोलो, माइटोसिस के वक्त क्रोमोसोम अलग होता है कि क्रोमेटिड अलग होता है। और मियोसिस के वक्त क्रोमोसोम अलग होता है कि क्रोमेटिड अलग होता है। मियोसिस 1 के वक्त क्रोमोसोम अलग हुआ था और मियोसिस 2 के वक्त क्रोमेटिड अलग हुआ था। अगर आप लोग को याद हो तो ध्यान से सुनिएगा कि मियोसिस 1 के वक्त क्रोमोसोम अलग हुआ था और मियोसिस 2 के वक्त क्रोमेटिड अलग हुआ था। अगर आपको याद नहीं है तो आज हम लोग जब मियोसिस पार्ट 2 में जब हम लोग मियोसिस स्टार्ट करेंगे तो इसको दोबारा से देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपको माइटोसिस का आइडिया नहीं है तो आप दोबारा पीछे लेक्चर में जाइए और माइटोसिस का जो बेसिक चीज पढ़ा है तो उसको देखिए। इसके बाद हम लोग माइटोसिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग हमारा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अभी माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए हमारा माइटोसिस क्या, कहाँ शुरू करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग शुरू करेंगे हमारे माइटोसिस को। तो आपको पता है कि G2 फेज, आपको यहाँ पे मैंने रिवाइज करा दिया कि G2 फेज के तुरंत बाद आएगा आपका प्रोफेज। G2 फेज के बाद ध्यान से देखिए, G2 फेज के तुरंत बाद कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज आएगा। तो G2 फेज में देखते हैं हमारा सेल किस कंडीशन में पड़ा हुआ है, वो G2 फेज में देखते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि G2 फेज में जो हमारा डीएनए है,
ये जो हमारा डीएनए है ये डबल हो चुका है, सॉरी एस फेज में डीएनए डबल हो चुका है, तो G2 फेज में डीएनए डबल फॉर्म में पड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, हम लोग को पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो किस फेज में डबल होता है, एस फेज में डबल होता है। तो एस फेज में हमारा डीएनए डबल हो चुका है और अब G2 फेज में आ चुका है। और G2 फेज में ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डीएनए ये डबल है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये डबल होने के बावजूद ये इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड का मतलब उलझा हुआ है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सेल अभी एम फेज में एंटर करने वाला है, और जब हमारा सेल एम फेज में एंटर करता है तो हमारा जो डीएनए है वो क्रोमोसोम बन जाता है, वो कंडेंस होकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमारा डीएनए है, ये कंडेंस डबल तो हुआ है लेकिन ये इंटरवाइंड है। कैसा है, इंटरवाइंड। क्या ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो सकता है? इसको अगर हम लोग फोल्ड करना चाहे, इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में यानी ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग क्रोमोसोम फॉर्म में लाना चाहेंगे, ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग क्रोमोसोम फॉर्म में लाना चाहेंगे तो क्या ये क्रोमोसोम फॉर्म में आ सकता है? क्या ये इस फॉर्म में आ सकता है? इस फॉर्म में इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें इस उलझे हुए पार्ट को हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो G2 फेज है इसमें सबसे पहले डीएनए डबल तो हो चुका था इस फेज में, लेकिन ये कैसे पड़ा हुआ है, इंटरवाइंड पड़ा हुआ है, यानी उलझा हुआ पड़ा है। ध्यान से देखिए, अब इस डीएनए को हमें करना पड़ेगा अनटैंगलिंग, यानी खोल के इससे पहले हमें, ध्यान से, ये जो उलझा हुआ डीएनए से सुलझाना पड़ेगा, तब जाके ये डीएनए से क्रोमोसोम बन पाएगा, तभी जाके ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन पाएगा। ध्यान से देखिए, तो हमारा प्रोफेज का सबसे पहला जो काम होता है, ध्यान से देखिए, ये जो प्रोफेज है इसमें जो डीएनए पड़ा हुआ है आपका डीएनए, ध्यान से देखिए, ये जो डीएनए, ये डीएनए किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इंटरवाइंड फॉर्म में पड़ा हुआ है। डीएनए कैसा फॉर्म में पड़ा हुआ है, इंटरवाइंड फॉर्म में पड़ा हुआ है। डीएनए कैसा फॉर्म में पड़ा हुआ है, इंटरवाइंड है। तो इस इंटरवाइंड डीएनए को हमें करना पड़ेगा अनटेंगलिंग। क्या करना पड़ेगा, अनटेंगलिंग करना पड़ेगा। अब जब अनटेंगलिंग, अब ध्यान से देखिए, अनटेंगलिंग का हिंदी मतलब होता है, जैसे इंटरवाइंड का हिंदी मतलब था उलझा हुआ, हिंदी मतलब क्या था, उलझा हुआ, और अनटेंगलिंग का मतलब होता है सुलझना। क्या मतलब है, सुलझा हुआ। ध्यान से देखिए, सुलझा हुआ। तो किसका अनटेंगलिंग होगा, अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए। मान लीजिए ये आपका G2 फेज है, G2 फेज में डीएनए क्या था, इंटरवाइंड। तो जैसे ही G2 फेज से प्रोफेज में जाएगा तो सबसे पहले डीएनए का होगा अनटेंगलिंग। क्या होगा, अनटेंगलिंग। अब जब डीएनए अनटेंगल्ड हो जाएगा तो ये डीएनए खुलेगा, और डीएनए के अनटेंगलिंग के बाद ये जो मेरा क्रोमेटिन है, ये जो मेरा क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन, ये डीएनए अनटेंगलिंग हुआ, ये जो मेरा क्रोमेटिन है, ध्यान से देखिए, ये जो मेरा क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन आपका कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। ये क्रोमेटिन आपका कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा, और आपको पता है क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है, क्रोमोसोम। तो प्रोफेज में आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लगेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले प्रोफेज में क्या हुआ, G2 फेज खत्म हुआ, G2 फेज के जस्ट बाद कौन सा फेज आया, प्रोफेज। लेकिन प्रोफेज में सबसे पहला दिक्कत क्या दिखा कि मेरा डीएनए जो था वो इंटरवाइंड था। तो डीएनए इंटरवाइंड से क्या हुआ, अनटेंगल्ड हुआ। मतलब अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। समझ में आया? और अनटेंगलिंग होने के बाद क्या हुआ, जो मेरा क्रोमेटिन था, ये क्रोमेटिन क्या हुआ, कंडेंस हुआ, और कंडेंस होकर क्या बना दिया, क्रोमोसोम। तो प्रोफेज में आपको धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखाई देने लगेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिन दिखाई दे रहा है, ध्यान से बताइए, क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं। इस क्रोमोसोम में मुझे 2 क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं। कितने क्रोमेटिन दिखाई दे रहे हैं, 2 क्रोमेटिन। क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिन हमें दिखने लगेंगे। क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमेटिड, इन्हें हम लोग बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड दिख रहा है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं आपको। ध्यान से देखिए, तो ये जो क्रोमोसोम ये दिखाई तो दे रहे प्रोफेज में, लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। ध्यान से देखिएगा, तो प्रोफेज में क्या क्या काम हो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले ये जो मेरा डीएनए उलझा हुआ पड़ा हुआ था, ये इंटरवाइंड डीएनए पहले अनटेंगल्ड हुआ। अनटेंगल्ड होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर ही ये अनटेंगल्ड डीएनए, पहले डीएनए अनटेंगल हो यानी डीएनए खुला, खुलने के बाद ये कंडेंस हुआ, खुलने के बाद ये क्रोमेटिन क्या हुआ, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना दिया। अब क्रोमोसोम मुझे दिखना शुरू हो गया। कौन से फेज में दिखना शुरू हो गया, ये हमारा कौन सा फेज है, प्रोफेज। कौन सा फेज चल रही है हमारा, प्रोफेज। तो प्रोफेज का पहला काम क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग अब थ्योरी पे जाते हैं। ध्यान से देखिए, प्रोफेज का पहला काम देखिए, आफ्टर G2 फेज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि G2 फेज के बाद कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज आएगा। प्रोफेज में, प्रोफेज कैसे स्टार्ट हुआ देखिए, प्रोफेज स्टार्ट विथ अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिन। डीएनए का क्या हुआ, अनटैंगलिंग हुआ, यानी जो मेरा ये उलझा हुआ डीएनए था, ये जो मेरा उलझा हुआ डीएनए था, ये उलझा हुआ डीएनए पहले सुलझेगा, और सुलझने के बाद ये धीरे धीरे क्रोमोसोम का रूप लेने लगेगा। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रोफेज स्टार्ट विथ अनटैंगलिंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिन एंड स्टार्ट टू कंडेंस। क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट किया, और क्रोमोसोम हमें दिखना शुरू हो गया विथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम स्टार्ट टू विजिबल विथ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया?
ध्यान से देख, क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा है अभी तक क्रोमोसोम, प्रोफेज में क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हुआ है केवल। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रोफेज में होता क्या। तो न्यूक्लियस में ये सारा काम हुआ। सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या हुआ, जो हमारा उलझा हुआ डीएनए था वो पहले सुलझा, और उसके बाद वो डीएनए कंडेंस होना शुरू किया, और कंडेंस होकर इसने क्या बना दिया, क्रोमोसोम का रूप ले लिया। लेकिन क्रोमोसोम दिखाई तो दे रहे, लेकिन अच्छे से क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहे। इस बात को याद रखिएगा, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, देखते हैं अभी हम लोग आगे। अब क्या होगा अगला देखिए, आपको याद होगा इसका क्या नाम है, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनका क्या नाम है, आपको याद होगा तो एक बार रिवाइज करके बताइए। ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर है इनका क्या नाम है, एक बार बताइए मुझे। ये एनिमल सेल में केवल दिखाई देते, हिंट बता दिया मैंने। दूसरा देखिए, ये डबल भी हो चुके हैं, और ये किस फेज में डबल हुए थे आपको याद होगा, ये किस फेज में डबल हो चुके हैं आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से एकदम। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, इन येलो कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। और ये सेंट्रोजोम जो था ना, ये डबल हो चुका था। ये देख रहे हैं यहाँ पे दो सेंट्रोजोम दिखाई दे रहा है आपको, ये एक और ये दूसरा। ये जो सेंट्रोजोम थे ये डबल हो चुके थे एस फेज में। कौन से फेज में, एस फेज में। और अगर आपको याद हो, ये सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर निकलता है। क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर। और यही स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोजोम पे चिपकता है, ताकि हमारा क्रोमोजोम जो है वो इजीली डिवाइड हो सके। समझ में आया। तो अब देखिए सेंट्रोजोम का क्या होता है, ध्यान से देखिए। सेंट्रोजोम कहाँ पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है कि साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, मुझे बताइए। ये जो सेंट्रोजोम है आपके, ये क्रोमोजोम सॉरी न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं या साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, जल्दी बताइए। ये कहाँ पड़े हुए हैं, साइटोप्लाज्म में। अब इनका क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये दोनों जो है ना, ये ऑपोजिट पोल की तरफ चल जाएंगे। देखिए ये जो है ये इधर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला सेंट्रोजोम है, ये दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा, ध्यान से देखिए। तो दोनों सेंट्रोजोम कहाँ चले गए, ऑपोजिट पोल में चले गए। अब ऑपोजिट पोल में जाने के बाद ये सारा काम प्रोफेज में हो रहा है, ध्यान से देखिए। ऑपोजिट पोल में जाने के बाद इनके चारों और ट्यूबुलिन प्रोटीन लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स लग जाएंगे, सॉरी। इसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान से देखिए, इनके चारों ओर क्या लग जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो सेंट्रोजोम था ना, कॉमनली अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे एस्टर। क्या नाम देंगे, एस्टर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एस्टर। क्यों हमने इसका एस्टर नाम दिया, क्योंकि इस सेंट्रोजोम के चारों ओर क्या लग गए, माइक्रोट्यूब्यूल लगे। क्या लग गए, माइक्रोट्यूब्यूल लगे। ध्यान से देखिए। अब इस एस्टर से, ध्यान से देखिएगा, इस एस्टर से निकलना शुरू होगा स्पिंडल फाइबर। क्या निकलना शुरू होगा, स्पिंडल फाइबर। इस एस्टर ने क्या दे दिया मुझे, स्पिंडल फाइबर दे दिया। आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर। तो ध्यान से देखिए, स्पिंडल फाइबर कौन सा फेज में आया, प्रोफेज में आया कि मेटाफेज में आया। कब आया स्पिंडल फाइबर, प्रोफेज में आया। ध्यान से देखिए, क्या ये क्रोमोसोम से चिपक गया। अब देखिए, क्या ये क्रोमोसोम से चिपक पाएगा, क्या ये जाके क्रोमोसोम से चिपक पाएगा, नहीं चिपक पाएगा। क्यों नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम के बाहर क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमारा अगला टारगेट क्या है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हटा दो। समझ में आया, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करना है, हटाना है। तो अगला जो हमारा प्रोफेज में काम शुरू होता है वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से देखिए, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाता है। टूटना स्टार्ट हो गया, टूटा नहीं अभी तक पूरी तरह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। ये प्रोफेज का आखिरी इवेंट होता है। ध्यान से देखिए, आप प्रोफेज को पूरी तरीके से रिवाइज करते हैं, क्या क्या काम होता है प्रोफेज में। देखिए, सबसे पहले तो प्रोफेज में क्या हुआ था, डीएनए का अनटेंगलिंग हुआ था, और अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए की वजह से क्रोमेटिन ने कंडेंसेशन शुरू किया और क्रोमोसोम दिखाई देने लगा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद अगला इवेंट क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि अब जो हमारे सेंट्रोसोम थे, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए सेंट्रोसोम अब ऑपोजिट पोल में चले गए। ऑपोजिट पोल में जाने के बाद उनके चारों ओर क्या लग गए, माइक्रोट्यूब्यूल लग गए उनके चारों ओर। उनके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल लगने के बाद उस स्ट्रक्चर का हमने क्या नाम दिया, एस्टर नाम दिया। क्या नाम दिया, एस्टर। और उस एस्टर से क्या निकला, स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हुआ। समझ में आया। अब स्पिंडल फाइबर और एस्टर को मिला के, अब जब स्पिंडल फाइबर से एस्टर निकलेगा, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ध्यान से देखिए। जब स्पिंडल फाइबर से सॉरी जब एस्टर से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, एस्टर इस स्ट्रक्चर को बोले, और उससे जब स्पिंडल फाइबर निकलेगा, तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग माइटोटिक एपैरेटस, इसे हम लोग नाम देंगे माइटोटिक एपैरेटस या फिर स्पिंडल एपैरेटस के नाम से जानते हैं। जब यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल गया तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखिए, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे माइटोटिक एपैरेटस। तो आपके थ्योरी में यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए।
माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल अपरेटस। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए कि अब हमारी स्पिंडल फाइबर आ चुका है, लेकिन इस स्पिंडल फाइबर को क्या करना था, क्रोमोसोम के साथ चिपकना था, लेकिन ये चिपक नहीं पाएगा क्योंकि चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगा हुआ था, इसीलिए यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू हुआ। साथ में एक और काम क्या हुआ ना, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल थे लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, सभी यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? डिसअपियर। तो सारे ऑर्गेनेल्स का डिसअपियरेंस कहाँ से शुरू हुआ? प्रोफेज में शुरू हो गया। तो सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे डिसअपियर हो गए। तो प्रोफेज में अगला काम देखते हैं हम लोग, क्या होता है प्रोफेज में। देखिए स्पिंडल फाइबर आ गए, स्पिंडल फाइबर आने के बाद क्या होगा, हमारा जो ईआर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हमारा जो गोल्जी बॉडी है, हमारा जो न्यूक्लियोलस है, सब क्या हो जाएगा? डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हुआ? ताकि हमारे क्रोमोसोम पे आके कौन चिपक सके? स्पिंडल फाइबर चिपक सके। ध्यान से देखिए, तो अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपका वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। यहाँ पे दो शब्द हम आपको लिख दे रहे, एक का नाम होता है डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, और एक का नाम होता है डिसअपियर। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना स्टार्ट हुआ, टूटना स्टार्ट हुआ। ध्यान से देखिए, डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना स्टार्ट हुआ, और डिसअपियर का मतलब हुआ गायब होना। तो बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हुआ कि टूटना स्टार्ट हुआ? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, यानी कि अभी तक मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूटा नहीं है, ये जस्ट टूटना स्टार्ट हुआ है। समझ में आया? और प्रोफेज यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब हम लोग प्रोफेज के बाद कौन से फेज में जाएंगे? मेटाफेज में। जैसे हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा जो सेल है प्रोफेज से मेटाफेज में जा चुका है? इसको पता करने का एकमात्र तरीका है कि अगर तुमको क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तुम कौन से फेज में आ चुके हो? प्रोफेज से मेटाफेज में आ चुके हो। तो मेटाफेज का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इस फेज में तुमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? डिसअपियर हो चुका होगा। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुका होगा? डिसअपियर। तो मेटाफेज में सबसे पहला इवेंट क्या होगा आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ध्यान से देखिए, इस क्रोमोसोम के चारों ओर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है क्या? तो अब मेरा जो क्रोमोसोम है, अब जो मेरा क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस में ना होकर कहां पे आ चुका है? पूरी तरीका से साइटोप्लाज्म में आ चुका है। कहां पे आ चुका है? साइटोप्लाज्म में। क्यों ये साइटोप्लाज्म में आया? क्योंकि इसके चारों ओर लगा हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुका है? डिसअपियर हो चुका है। क्या हो चुका है? डिसअपियर हो चुका है। इसीलिए मेरा जो क्रोमोसोम है ये कहां पे आ चुका है? साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ध्यान से देखिए, कहां पे आ चुका है? साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब देखिए सॉरी, अब देखिए मेटाफेज। मेटाफेज में अगला स्टेप क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब मेटाफेज में अगला स्टेप क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब जो ये स्पिंडल फाइबर है ये जाके क्रोमोसोम पे लगेंगे। देखिए देखिए, दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं, सब कहां पे लगेंगे? ध्यान से देखिए, कहां पे लग रहा है? क्रोमोसोम पे लगना शुरू हो। ये कहां पे लगना शुरू होगा? क्रोमोसोम पे लगना शुरू होगा। ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पे, यहाँ पे सब सारे स्पिंडल फाइबर कहां पे लगे? मेरे क्रोमोसोम से लगना शुरू होगा, और लगने के बाद ये सारे क्रोमोसोम को एक प्लेट पे लाएंगे, जिसे हम लोग मेटाफेजिक प्लेट के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इन्होंने सबसे पहला काम क्या हुआ कि हमारा मेटाफेज में सबसे पहला काम क्या हुआ था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से हट चुका था। हटने के बाद मेरा क्रोमोसोम था जो था वो साइटोप्लाज्म पे आ चुका था, और क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर लग गया। और क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर लगने के बाद इन क्रोमोसोम्स को, इन सारे क्रोमोसोम को खींच के स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? एक प्लेट पे लाएगा, और इस प्लेट का नाम होता है मेटाफेजिक प्लेट। क्या नाम होता है इसका? मेटाफेजिक प्लेट नाम होता है इसका। क्या नाम होता है इसका? मेटाफेजिक प्लेट नाम होता है इसका। क्या नाम है इसका? मेटाफेजिक प्लेट नाम होता है। ध्यान से देखिए क्या हुआ मेटाफेज में। अब हम लोग इसके थ्योरी को देखने वाले हैं। तो मेटाफेज के थ्योरी को हम लोग देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अभी मेटाफेज के थ्योरी को देखते हैं कि मेटाफेज में आगे क्या होता है। ध्यान से देखिए मेटाफेज में क्या क्या हुआ। सबसे पहले मेटाफेज में क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? डिसअपियर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ही डिसअपियर हो गया, हमारा सारा क्रोमोसोम कहां पे आ गया? क्रोमोसोम नाउ इन साइटोप्लाज्म। कहां पे आ गया? साइटोप्लाज्म। और दूसरी बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए इसमें, मैंने क्या कहा था कि क्रोमोसोम दिखना प्रोफेज में स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है ना, वो मेटाफेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट, यानी अभी मुझे फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस जवाब को कि क्रोमोसोम दिखना शुरू हो गया था प्रोफेज में। यहाँ पे देखिए दोबारा से, क्रोमोसोम दिखना शुरू हो गया था आपका प्रोफेज से, लेकिन क्रोमोसोम अच्छे से कब दिखा?
मेटाफेज में। कब दिखा? मेटाफेज में। तो मेटाफेज में पहला इवेंट क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा, सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए और उनपे आके स्पिंडल फाइबर चिपक गए, और स्पिंडल फाइबर चिपकने के बाद उन्हें कहाँ पे लेके आ गए? सबको एक इक्वेटर पे लेके आ गए, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, जिसे हम लोग नाम दिए मेटाफेजिक प्लेट नाम दिया। समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या हुआ? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए मेटाफेज में, कि हमारा जो क्रोमोसोम है वहां पे एक सेंट्रोमियर पड़ा होता है। आपको पता होगा क्रोमोसोम पे पड़ा होता है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे पड़ा होता है काइनेटोकोर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको क्रोमोसोम पे क्या पड़ा होता है? सेंट्रोमियर। आपको याद नहीं होता, आपको याद करा दे, दोबारा से देखिए, क्रोमोसोम पे पड़ा होता है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे पड़ा होता है काइनेटोकोर। क्या पड़ा होता है? काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर पे आगे चिपकता है हमारा स्पिंडल फाइबर। कौन चिपकता है? स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में क्या लिखा हुआ है, कि हमारे क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमियर रहता है, और सेंट्रोमियर में क्या प्रेजेंट रहता है? काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल। ध्यान से देखिए, जो स्पिंडल फाइबर थे, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों पोल से आ रहे। एक क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर लग रहे हैं? दो। मतलब इस पोल से एक स्पिंडल फाइबर और एक इस पोल से। समझ में आया? तो स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल। ध्यान से देखिए इस थ्योरी को, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल अटैच और टू वन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर चिपके? दो, क्योंकि दोनों पोल से आया। समझ में आया? ऑन क्रोमोसोम ऑन दी काइनेटोकोर। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस मेटाफिजिक प्लेट के बारे में, कि इस मेटाफिजिक प्लेट में, ये जो आपका मेटाफिजिक प्लेट है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया। इस एक क्रोमोसोम पे इधर से एक स्पिंडल फाइबर आया और एक इधर से। तो माइटोसिस के दौरान एक क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर आएंगे? दो स्पिंडल फाइबर आएंगे, एक आपका ऊपर वाले पोल से और एक नीचे वाले पोल से। समझ में आया? तभी ना क्रोमेटिन का डिवीजन हो सकता है। क्रोमेटिन का डिवीजन तभी पॉसिबल है जब इधर से एक स्पिंडल फाइबर इधर से आएगा, तब ये डिवीजन पॉसिबल है। समझ में आया? इसीलिए एक क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर? दो स्पिंडल फाइबर। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास 6 क्रोमोसोम है, तो उसके पास स्पिंडल फाइबर कितने आएंगे टोटल? 6 दूनी 12। समझ में आया? तो डबल हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम के पास दो स्पिंडल फाइबर आता है। ध्यान से देखिए आगे, तो क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है, अगर क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर चिपक जाता है, जैसे हम लोग क्रोमोसोमल फाइबर के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? क्रोमोसोमल फाइबर। तो ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो ह्यूमन सेल के पास 46 क्रोमोसोम रहता है। कितना क्रोमोसोम? 46। तो 46 क्रोमोसोम में कितने स्पिंडल फाइबर चिपकेंगे? 92, क्योंकि 46 इंटू 2 कितना होता है? 92। तो हमारा जो क्रोमोसोमल फाइबर हो जाएगा उतना, वो कितना हो जाएगा? 92 क्रोमोसोमल फाइबर हो जाएंगे। कितने क्रोमोसोमल फाइबर हो जाएंगे? 92। तो समझ में आया? यहाँ पे हमारा मेटाफेज खत्म होता है। तो मेटाफेज में आपको कुछ नहीं समझना था, बस इतना समझना था कि मेटाफेज के बारे में एक बार याद। प्रोफेज में क्या हुआ था? सबसे पहले प्रोफेज और मेटाफेज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेज में क्या हुआ था आपका? पहले हमारा जो डीएनए था वो अनटेंगल हुआ, फिर उसने कंडेंसेशन स्टार्ट किया, फिर क्रोमोसोम दिखना शुरू हुआ, फिर आपका जो सेंट्रोसोम था वो अपोजिट पोल में गया, जाने के बाद वहां से स्पिंडल फाइबर आया। स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में चिपका था कि नहीं चिपका था? अरे चिपका था कि नहीं चिपका था? नहीं चिपका था। तो मेटाफेज में ये चिपका, चिपकने के बाद वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आया, और एक क्रोमोसोम पे कितना स्पिंडल फाइबर चिपका? तो और जब क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर चिपक जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। क्या नाम देते हैं उसको हम लोग? क्रोमोसोमल फाइबर। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख लीजिएगा कि ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो 46 क्रोमोसोम पे कितने स्पिंडल फाइबर चिपकेंगे? 92। अब हम लोग देखेंगे एनाफेज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एनाफेज। एनाफेज बहुत ही सिंपल है। अब ये जो मेरा क्रोमोसोम है, एनाफेज के बारे में ध्यान से देखिएगा, ये क्रोमोसोम प्लेट पे आ चुके हैं, और हमें पता है कि माइटोसिस में क्रोमेटिड अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? क्रोमेटिड। तो एनाफेज में कुछ नहीं होगा, ये हमारा मेटाफिजिक प्लेट पे पड़ा हुआ है। अब इधर से एक स्पिंडल फाइबर और नीचे से एक स्पिंडल फाइबर है। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे ना, इन दोनों क्रोमेटिड को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये सेंट्रोमियर से स्प्लिट होगा, ये मेरा क्रोमेटिड, और ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा यानी इक्वेटर की तरफ जा रहा है कि पोल की तरफ जा रहा है? ये दोनों पोल की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है कि ऑल क्रोमोसोम स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब अलग होगा, एट दी सेंट्रोमियर। कहां से अलग होगा? सेंट्रोमियर। एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? सेपरेट। ये देखिए मेटाफेज, मेटाफेज से जैसे ही एनाफेज आया, क्या आया? एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ? ये जो आपका क्रोमोसोम थे ये सेपरेट हो गए। ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम क्या हो गया? सेपरेट। अब ये दो अलग अलग पोल पे जाएंगे। अब मेरा सेल यहाँ से डिवाइड हो जाएगा थोड़ा देर के बाद। जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो यही से इन्हीं क्रोमेटिड से नया क्रोमोसोम, सॉरी इन्हीं क्रोमेटिड से नया डीएनए बनने वाला है। तो क्या हम लोग इसको नया फ्यूचर डॉटर सेल बोल सकते हैं? तो इसीलिए इन क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल। क्योंकि अगला तो फ्यूचर में, इन फ्यूचर जब ये सेल डिवाइड हो जाएगा तो इन्हीं क्रोमेटिन से
इन्हीं क्रोमेटिड से हमारा क्या बनने वाला है, नया क्रोमेटिड, नया डीएनए बनने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल है। समझ में आया आपको, समझ में आया। एनाफेज में तो आपने देखा, क्या देखा कि एनाफेज में क्या सेपरेट हुआ, यहाँ मेटाफेज में क्या, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारा क्रोमोसोम आ चुका था और एनाफेज में बस हमारा जो क्रोमेटिड था वो सेपरेट हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एनाफेज में हमारा क्रोमेटिड सेपरेट हो गया। अब क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद ये दो अपोजिट पोल्स में जा रहा और यही क्रोमेटिड से हमारा फ्यूचर का डीएनए बनने वाला। ये जो डॉटर सेल बनेगा इसके डिवीजन के बाद, तो इसी से हमारा नया डीएनए बनेगा। तो इसीलिए हम लोग कुछ समय के लिए इसे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल। और ये हम लोग बोल सकते हैं कि एनाफेज के समय हमारा क्रोमोसोम डबल हो गया, लेकिन कुछ समय के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग एनाफेज के थ्योरी को देखते हैं आगे। क्या बोलते हैं कि नॉर्मली मेटाफेज में एक क्रोमोसोम पे कितने क्रोमेटिड होते हैं, दो क्रोमेटिड, लेकिन एनाफेज में क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गए। आफ्टर स्प्लिटिंग क्या हो गया कि एनाफेज में नाउ ईच क्रोमेटिड रेफर्ड टू एज क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल। ध्यान से देखिए, इसको हम समझा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा क्या है क्रोमोसोम, ये कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, ये मेटाफेज में पड़ा हुआ है। जब एनाफेज आएगा तो ये स्प्लिट हुआ, अब इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे और इसको एक क्रोमोसोम। नॉर्मली ये कितना क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन एनाफेज के बाद आपका क्रोमोसोम कितना हो गया, दो, ये एक क्रोमेटिड एक क्रोमेटिड, लेकिन इन्हीं दोनों क्रोमेटिड को हम लोग नाम देंगे क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम। तो अभी कितना क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम, लेकिन स्प्लिट के बाद कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, दो क्रोमोसोम। क्यों इसे और इसे क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे, फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम नाम देंगे, ठीक है। क्यों नाम देंगे बता दिया आप लोगों को, क्योंकि इसी क्रोमेटिड से आगे जाके इस डॉटर सेल का, ये जो ऊपर वाला डॉटर सेल बनने वाला है, इसका डीएनए बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे, फ्यूचर डॉटर सेल का क्रोमोसोम नाम देंगे, ठीक है। तो एनाफेज में कुछ समय के लिए हमारा क्रोमोसोम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। आपको इतना याद नहीं रखना, अगर आपको बेसिकली 12th के बारे में जानना है तो बस आप इतना याद रखिए कि एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट होता है, बस इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए, एनाफेज के बाद हमारा अगला स्टेप आता है टीलोफेज। कौन सा फेज, टीलोफेज। अब टीलोफेज के बारे में आपको इतना बता दे, टिप याद रखिएगा कि जो जो काम प्रोफेज में हुआ था उसका सारा उल्टा काम टीलोफेज में होगा। मतलब जैसे कि प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा। न्यूक्लियोलस ईआर गोल्जी बॉडी प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, यहाँ पे रीअपियर होंगे, ठीक है। तो टीलोफेज प्रोफेज का उल्टा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही एनाफेज का जो आखिरी इवेंट होता है उसमें क्या होता है ना, आपका जो क्रोमेटिड है इसे ये पोल की तरफ खींचेगा। किसकी तरफ खींचेगा, पोल की तरफ। जब आपका क्रोमेटिड पोल की तरफ खिंचाएगा, ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए क्रोमेटिड ये जब पोल की तरफ खिंचाएगा तो इसका सेंट्रोमियर तो पोल की तरफ जाएगा, लेकिन इसके आर्म्स नीचे की ओर रह जाते हैं। इसके आर्म्स कहाँ रह जाएंगे, नीचे की ओर। तो एनाफेज में जो सबसे पहला काम होता है, ध्यान से देखिए, तो देखिए एनाफेज का सबसे लास्ट काम क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका मेटाफेज था, ये आपका क्या था, मेटाफेज, और ये आपका एनाफेज में ये अलग हो गया था, सेंट्रोमियर सॉरी एनाफेज में क्रोमेटिड क्या हो गया था, अलग हो गया था। अलग होने के बाद ध्यान से देखिए क्या होगा, अलग होने के बाद ये देखिए, अलग होने के बाद क्या होगा, आपका जो क्रोमेटिड था वो पोल की तरफ जब जाएगा तो उसका सेंट्रोमियर पोल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके आर्म्स ऐसे बेंड हो जाते हैं। आर्म्स देख रहे हैं, तब ध्यान से देखिए, अगर ये ऊपर की ओर खींचेगा इसे तो ये बिल्कुल इसकी तरफ नीचे की तरफ जाएगा, देख रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपका क्रोमेटिड ऊपर की तरफ गया लेकिन इसका सेंट्रोमियर पोल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके आर्म्स बिहाइंड उसके पीछे रह गया। ध्यान से देखिए इसको, तो ये इस प्रकार से कुछ होगा, ठीक है। तो आपका स्पिंडल फाइबर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, क्रोमोसोम को पुल करेगा, ठीक है। किसकी तरफ पुल कर रहा है, ये ऑपोजिट पोल की तरफ ऐसे खींचेगा। स्पिंडल फाइबर किसको खींचेगा, क्रोमेटिड को ऑपोजिट पोल की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं अगला फेज जिसका नाम है टीलोफेज। टीलोफेज में कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपका जो क्रोमेटिड था, ये जो आपका क्रोमेटिड था, ये जो आपका क्रोमेटिड था, इस क्रोमेटिड से अगेन क्रोमेटिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमेटिड से अगेन क्रोमेटिन बन जाएगा। ये जो आपका जो आपको याद होगा, क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बनने के लिए डीएनए को कंडेंस होना पड़ता था। क्या होना पड़ता था, कंडेंस। तो वैसे ही क्रोमेटिड से क्रोमेटिन बनने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, डीकंडेंस होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, डीकंडेंस, ठीक है। क्या होना पड़ेगा, डीकंडेंस। जैसा कि आपको पता है एनाफेज में क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल की तरफ चले गया, क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल के जाने के बाद सबसे पहला काम जो होगा
ये क्रोमेटिड था, ये जो क्रोमेटिड था ये क्रोमेटिड किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया, यानी डीएनए क्या हो गया मेरा, डीकंडेंस हुआ। उसके बाद आपका जो न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ईआर सारा चीज रीअपेयर हो जाएगा। उसके बाद इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपेयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, दोबारा से रीअपेयर। अब हमारा सेल डिवाइड होने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, तो हम लोग टेलोफेज के थ्योरी को देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले टेलोफेज में क्या बोलता है कि क्रोमोसोम नाउ इन पोल्स, क्रोमोसोम कहाँ चल जाएंगे, पोल्स में। उसके बाद क्रोमोसोम क्या होगा, डीकंडेंस। आपको पता होगा कि डीएनए से क्रोमेटिन बनने के लिए उसे, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने के लिए डीएनए को कंडेंस होना पड़ता था। वैसे अब क्या हुआ, मेरा क्रोमेटिन से सॉरी क्रोमेटिड से क्रोमेटिन बना, तो डीएनए को क्या होना पड़ा, डीकंडेंस होना पड़ा। समझ में आता, वही लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, रीअपेयर हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी बॉडी जो है ये भी रीअपेयर हो जाएंगे। समझ में आया। अब हर एक पोल पे कितना न्यूक्लियस रहेगा, दो न्यूक्लियस। ध्यान से देखिए, हर एक पोल पे कितना न्यूक्लियस, ये एक आपका न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है, न्यूक्लियाई। तो टेलोफेज में ये सारा काम होता है। समझ में आया। टेलोफेज को आपको बहुत सिंपल याद रखना है कि जो काम प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा काम टेलोफेज में होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा मेटाफेज खत्म होता है और अब इसके बाद सेल अब पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए रेडी है। और सेल का डिवीजन यानी हमारा कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे खत्म हो चुका है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद हमारा अगला फेज आएगा साइटोकाइनेसिस। क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस। जिसमें साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी अब एक्चुअल में सेल का डिवीजन होगा। समझ में आया। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद होगा आपका साइटोकाइनेसिस। अब आपको पता होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन वही एनिमल सेल में बात करें तो सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो दोनों का डिवीजन का तरीका अलग अलग होगा। प्लांट सेल जो होता है वो रिजिड होता है, लेकिन एनिमल सेल रिजिड नहीं होता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं होता है। तो दोनों के डिवीजन का तरीका क्या होगा, अलग अलग। तो हम लोग दोनों के डिवीजन के तरीकों को देखेंगे, दोनों का डिवीजन अलग अलग होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोकाइनेसिस जो होगा ये प्लांट सेल में अलग मेथड से होगा और एनिमल सेल में अलग मेथड से होगा। अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में ये क्लीवेज मेथड से होता है। कौन से मेथड से, क्लीवेज मेथड। अब क्लीवेज मेथड क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल में तो ये सेल प्लेट मेथड से होने वाला है। कौन से मेथड से, सेल प्लेट मेथड से। क्लीवेज डिवीजन में किसमें होता है, एनिमल्स में। किसमें होता है ये, एनिमल्स में। और सेल प्लेट मेथड किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। सेल प्लेट मेथड किसमें होता है, प्लांट्स में। समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्लीवेज मेथड और सेल प्लेट मेथड के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, तो अभी हम लोग क्लीवेज मेथड को देखेंगे। एनिमल सेल में होने वाले क्लीवेज मेथड को देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा एनिमल सेल में होने वाले साइटोकाइनेसिस मेथड को देखेंगे जिसका नाम है क्लीवेज मेथड, और फरो मेथड भी इसका नाम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इसको क्लीवेज मेथड को। ध्यान से देखिए, क्लीवेज मेथड को देखने वाले हमारा अगला आएगा क्लीवेज मेथड। ये क्लीवेज मेथड साइटोकाइनेसिस का मेथड है जो कि कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में। क्लीवेज मेथड या फिर इसे हम लोग फरो मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, फरो मेथड। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो मान लीजिए ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सबसे पहले यहाँ पे फरो बनेगा। क्या बनेगा, फरो। फरो का मतलब होता है ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ जाएगा। मान लीजिए सेल है और सेल का ये मान लीजिए तो सेल अंदर की ओर जाएगा, और जब ये अंदर की ओर जाता है तो इसे हम लोग फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं। इसीलिए इस डिवीजन का दूसरा नाम फरो मेथड भी। आपको पता होगा यहाँ पे आपका डीएनए पड़ा हुआ था फोल्ड फॉर्म में, दो न्यूक्लियस यहाँ पे आपका पड़ा हुआ था, ये आपका दो न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा हुआ था दोनों पोल्स पे। ठीक है, अब सेल को बीच से डिवाइड करना था तो सबसे पहले एनिमल सेल में क्या बनेगा, फरो बनेगा। अब ये फरो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो फरो बना है ये आगे, जब हम लोग आगे जाएंगे तो ये और डीप जाएगा। ठीक है, ये और डीप की तरफ जाएगा। ठीक है, ये और कहाँ जाएगा, डिफेंस होगा और कुछ देर के बाद ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सेल अलग हो जाएगा। पूरी तरह से सेल क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सेल पूरी तरह से क्या हो गया, अलग हो गया। तो एनिमल में सेल प्लेट जो एनिमल्स में होने वाला क्लीवेज मेथड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले फरो डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ, फरो डेवलप हुआ। क्या हुआ, फरो डेवलप हुआ। फरो डेवलप होने के बाद फरो क्या हुआ, अंदर की ओर गया, फरो गोज डिपेंस। ठीक है, फरो क्या हुआ, डिपेंस गया हुआ, डिपेंस यानी, और ये अंदर की ओर गया। ठीक है, डिपेंस होने के बाद क्या हुआ, सेल। देखिए ध्यान से, ये एनिमल सेल है, मान लीजिए सबसे पहले फरो बना, फिर ये फरो अंदर की ओर गया और कुछ देर के बाद ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये कुछ देर के बाद टू डॉटर सेल
फॉर्म, टू डॉटर सेल फॉर्म। समझ में आया? दो डॉटर सेल बन गए। तो एनिमल सेल में डिवीजन का तरीका बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे एनिमल सेल में ये उनका सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन सॉफ्ट होता है, ये रिजिड नहीं होता है। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे फरो डेवलप हुआ, फरो डेवलप हुआ और फरो सेंटर से मिला, मिलने के बाद देखिए यहाँ पे फरो डेवलप हुआ, सेंटर की ओर गया, सेंटर में मिलेगा और ये अलग हो गया, तो दो डॉटर सेल इजीली बन जाता है। तो एनिमल का जो साइटोकाइनेसिस मेथड है उसका नाम है क्लीवेज मेथड। क्या नाम है? क्लीवेज मेथड या फिर फरो मेथड, याद रहेगा आपको। हम लोग बात करते हैं प्लांट के सेल डिवीजन के मेथड के। प्लांट का जो सेल डिवीजन का मेथड है उसका नाम होता है सेल प्लेट मेथड। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या पाया जाता है? सेल वॉल भी पाया जाता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या रहेगा? सेल वॉल रहेगा, ठीक है। तो इसको, इसमें हम लोग फरो मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है। हम लोग इसमें फरो मेथड नहीं लगा सकते, तो इसमें फरो मेथड पॉसिबल नहीं था। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए सेल है और सेल के दोनों पोल पे दो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों पोल पे क्या पड़े? दो न्यूक्लियस पड़े। तो अब ये सेल डिवाइड कैसा होगा? ध्यान से, इसमें फरो मेथड पॉसिबल नहीं था, तो इनके बीच में कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन होना शुरू हो गया। किसका डिपोजिशन शुरू हो गया? कैल्शियम पेक्टेट। तो ये सेंटर से दूर की तरफ, ऐसे सेंटर के से दूर की तरफ ये सेल प्लेट बनना शुरू हो गया, सेल प्लेट बनना शुरू हो गया कैल्शियम पेक्टेट का, और सेल दो पार्ट्स में फिर डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? तो इसमें जो हुआ, ये सेंटर से दूर की तरफ डिवीजन हुआ, लेकिन एनिमल सेल में देखिए ये सेंटर की तरफ डिवीजन हुआ था, सेंटर की तरफ डिवीजन हुआ था। इसीलिए इस मेथड को हम लोग सेंट्रीपिटल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल डिवीजन, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में होने वाले डिवीजन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन बोलते हैं। समझ में आया? प्लांट सेल में कैसा मेथड होता है? सेल प्लेट बीच में बना, ठीक है। अब सेल प्लेट बीच में बनने के बाद इसके बाहर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ देर के बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो प्लांट सेल में क्लीवेज मेथड पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बीच में यहाँ सबसे पहले सेल आपका कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ एक सेल प्लेट आया, सेल प्लेट बनना शुरू हुआ। ये सेल प्लेट किसका बना हुआ है? कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है, ठीक है। ये कैल्शियम पेक्टेट का सेल वॉल आया और ये धीरे धीरे दूर की ओर जाते गया और प्लांट सेल को बीच में से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद ये एक अलग सेल हो गया और ये एक अलग सेल हो गया। समझ में आया? तो प्लांट में जो सेल डिवीजन का जो मेथड है इसका नाम है सेल प्लेट मेथड। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस पूरी तरीके से खत्म होता है। अगर आपको माइटोसिस पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस खत्म होता है। तो हमारा यहाँ पार्ट 1 आज का खत्म होता है। हम लोग पार्ट 2 में मियोसिस के बारे में देखेंगे। देखिए, 12th क्लास में आपको साइटोकाइनेसिस मेथड के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये साइटोकाइनेसिस मेथड समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे हम कुछ सवाल पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। सबसे पहला सवाल कि आपका स्पिंडल फाइबर कब बना था? कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर बना था? स्पिंडल फाइबर फॉर्म कब हुआ था? आपको बताना होगा यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बना क्या था। आंसर को कमेंट्स में लिखिएगा। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन कि स्पिंडल फाइबर कौन से फेज में बना था, कमेंट्स में आंसर लिखते जाइए। स्पिंडल फाइबर बना कब था, ठीक है। दूसरी बात, क्रोमोसोम विजिबल इन, ध्यान से सुनिए, क्रोमोसोम विजिबल इन, क्रोमोसोम दिखना कब शुरू हुआ था? क्रोमोसोम विजिबल इन, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तीसरा सवाल, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल इन, क्लियरली विजिबल इन, आपको फेजेस के नाम लिखने हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम विजिबल इन, क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल इन, ठीक है। अगला, क्रोमोसोम स्प्लिट इन, क्रोमोसोम स्प्लिट इन व्हिच फेज, आपको इस फेजेस के नाम लिखते जाना। और लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन, नॉट डिसइंटीग्रेट, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन व्हिच फेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन व्हिच फेज। आपको इन चारों का, सॉरी पांचों सवाल का आंसर अगर आप लोग कमेंट्स में लिख पाते हैं तो आप लोग समझ जाइए कि आपका माइटोसिस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। आपको साइटोकाइनेसिस मेथड बहुत डिटेल में समझना भी नहीं था और आपके एग्जाम में वो आएगा भी नहीं। आपको यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को अच्छे से समझना था। अगर आप प्रोफेज को समझ गए तो आप टीलोफेज को भी समझ जाएंगे, क्योंकि प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज। और अगर आप मेटाफेज को समझे तो मेटाफेज से रिलेटेड आपका एनाफेज। फॉर एग्जांपल आपको दोबारा से रिवाइज करा दे रहे हैं कि मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम आया था
और एनाफेज में ये अलग हुआ था। बस अब इतना याद रखिए, आपका 12th क्लास का बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आपको माइटोसिस के बारे में जो बेसिक आइडिया थे कि एक सेल से कितना सेल बनता है वो इसके पहले क्लास में हम समझा चुके थे। अब आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। तो आपको माइटोसिस में बस उसके फेजेस के नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से फेजेस है, उसमें बेसिक आइडिया रखिए कि क्या होता है। आपके 12th क्लास के एग्जाम में इसको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए बस ओवरव्यू रखिए, थोड़ा बहुत इसका शॉर्ट नोट बनाइए और इन 5 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में दीजिए, तब हम समझ जाएंगे कि आपको ये लेक्चर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग आज के इस लेक्चर के पार्ट 2 में मिलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस।